जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से नंद क्लासेस में। मैं उमेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर यानी आरआरबी ग्रुप डी 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनका मैथ का जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इनमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिपीट ही होते हैं। कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट तो ऐसा बनते नहीं रोज़ रोज़, तो वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। हाँ, डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डाटा कुछ भी दे दें, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पहले पूछे गए थे, किस तरह हम उनको सोल्व कर सकते हैं छोटे छोटे तरीके में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दो सह अभाज्य संख्याओं का मैस है। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। दो सहअभाज्य संख्याओं का मैस है। दो सहअभाज्य संख्याओं का मैस हमेशा और हमेशा एक होता है, यानी कि उनका जो कॉमन गुणनखंड होता है केवल एक होता है। तो इसका केवल आंसर आपको याद रख लीजिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का मैस बराबर एक, यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा ये आप 2/3, 8/9, 10/27, 32/28 का मैस है कितना होगा। देखिए, अगर भिन्न दियो आपको, भिन्न का मैसेज होता है अंश का मैसेज बटे हर का लैस है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको भिन्न दी है जिसमें हर और अंश है, भिन्न में भी अंश बटे हर भिन्न कहलाती है, तो अगर उसमें मैसेज पूछा है तो अंश का मैसेज बटे हर का लैस है। और अगर आपसे पूछता है कि इस भिन्न का लैसे क्या होगा, 2-4 भिन्न दिए हो तो उसमें अंश का लैसे बटे हर का मैसे। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें आपसे पूछा है कि ये जो भिन्न दिए हैं इनका मैसे क्या होगा। तो मैसे के लिए हम क्या करेंगे, अंश का मैसे बटे हर का लैसे। तो आप मुझको ये बताइए, 2, 8, 10, 32 में से एक ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इनमें या इनसे अलग जो इन सबको विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी 2 है जो इन सबको विभाजित करेगी। तो इनका मैसे क्या आ गया, अंश का मैसे आ गया आपका 2। ठीक है, अब हर का लैस है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो जितने भी हर दिए हैं, हर में जो संख्याएं दी हैं सभी से कट जाए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 3, 9, 27, 81। तो ये 81 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, उसने एक त्रिभुज दिया, यहाँ पे एक जीवा खींची, ये 3 जीवा मिला दी और ये स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ से होकर गई है। उसने कोण BCD इसका मान दिया 72 और कहा है कि ये जो है AB समांतर है EC के, यानी EC के समांतर है तो हमने इसको बढ़ा दिया, आगे DC कर दिया, DCE। अब ये इसके समांतर है तो इसमें क्या होता है, अगर एक, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये आपके पास एक वृत्त है, इसमें आप कहीं से भी ऐसे खींच सकते हैं ये, ठीक है, और आपकी कोई भी स्पर्श रेखा है तो आप हमेशा और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा और ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, अब समांतर दिया है तो चारों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे ये कोण है तो ये समांतर रेखा का, जैसे देखिए ये मगर अलग से बता देता हूँ आपको, समांतर रेखा में ये कोण इसके बराबर, ये कोण इस वाले के बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 72 डिग्री है, अभी समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा है, ये 72 तो ये 72 होगा। इसको तो छोड़, हमको ये पूछा नहीं, हमको क्या पूछा है, कोण BAC यानी कि इस वाले कोण का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, अगर ऐसे दिया हो, स्पर्श रेखा दी हो, 3 जीवा मिलाकर अंदर त्रिभुज बन रहा हो, तो ये वाला कोण जो होता है इसका बराबर होता है। तो ये 72 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका, मान का पैसा तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो कोण BAC बराबर कितना आ गया आपका 72, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक मोबाइल की कुल बिक्री दी हुई है 12,40,000 रुपये, जिसमें L कंपनी बिक्री करती है 30%, O करती है 28%, N करती है 12%, M करती है 5% और P करती है 25%। ठीक है, तो ये पूछा है L कितना, L की बिक्री, भाई L कितना परसेंट कर रही है टोटल का, 30%। तो L की बिक्री कितनी आ जाएगी, 12,40,000 का आप कितना निकाल दीजिए, 30%, 30/100, ये कट गया,
ये आपका हो गया। और ठीक है, 3 चौक 12 और 12 36 और 1 37, तो ये आ गया आपका 3,72,000 यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए x से विभाज्यता होती है किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंक, अगर विषम और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर आपस में बराबर आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब हम देख लेते हैं सम स्थानों पे कौन सी होगी। तो पहले विषम पे देख लीजिए, 1 पे, फिर 3 पे, फिर आपका आगे किस पे, 5 पे। तो इसका योग कितना हुआ आपका x + 4 + 1 बराबर होना चाहिए किसके, सम दूसरे पे और चौथे नंबर पे, यानी 4 + 6 के। तो x + 5 बराबर 6 4 10। अच्छा ये बताइए मैं 5 में क्या जोड़ूँ कि 10 आ जाए, तो मैं x में 5 जोड़ दूंगा तो x बराबर आपका 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं तो इसको उतारिए आप। फिर से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 720 रुपये ABC एंड D 5 व्यक्तियों में आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में बांटे गए हैं। ठीक है, यदि E को A से 40 रुपये या ज़्यादा मिले हो तो B का हिस्सा क्या होगा। वो पूछ रहा है B का हिस्सा क्या होगा। अब उसने बोला है कि उनको जो पैसे बांटे गए हैं वो आरोही क्रम में बांटे गए हैं, यानी कि A को जितने मिले हैं, B को उससे ज़्यादा, C को उससे ज़्यादा, D को उससे ज़्यादा और E को उससे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, समांतर से श्रेणी में इस प्रकार है कि A और B के बीच का जो अंतर है वही B और C के बीच का अंतर होगा, B और C के बीच का अंतर C और D के बीच के अंतर के बराबर होगा, C और D के बीच का जो अंतर है वो D और E के बीच के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब एक बात है, ये 5 हैं, 720 रुपये बांटे गए हैं, तो मैं अगर इसका एवरेज निकाल लूँ वो सब कितना आएगा 720 रुपये कितने व्यक्तियों में, 5 रुपये में, सॉरी 5 व्यक्तियों में, तो कितने 144। यानी कि इनका औसत कौन सा, जो बीच वाला सबसे बीच वाला सदस्य है उसको 144 रुपये मिले हैं। तो बीच में कौन है, ए बी इधर है, सी डी ई, तो सी को मिले बराबर 144 रुपये। उसने पूछा है बी को कितने। अब देखिए मैंने मान लिया यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ये इनका बीच का गैप है। मान लीजिए इसको इससे डी ज़्यादा मिले हैं, इसको इससे डी ज़्यादा मिले हैं, इसको इससे डी ज़्यादा और इसको इससे डी ज़्यादा, तो 1 डी 2 डी 3 डी 4 डी, यानी कि ई को ए से कितने ज़्यादा मिले हैं 4 डी। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या बताइए 40 रुपये ज़्यादा, तो 4 डी बराबर 40, तो डी बराबर आपका 10 आ गया है। तो कोई दिक्कत है, कोई नहीं। अब देखिए इसको 10 रुपये ज़्यादा, इसको उससे 10, इसको उससे 10, इसको उससे 10। अब सी को कितने मिले थे, सी को मिले थे आपके 144। सी को 144 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, इससे 10 कम मिले होंगे ना, तो बी को मिले होंगे 134 रुपये। ये आपका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी किसी टाइम को मिलकर 6 घंटे, बी प्लस सी 10 घंटे और सी प्लस ए 7.5 घंटे भर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने समय में भरेगा। ठीक है, आइए ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य है 1/6, 6 घंटे में करते हैं एक काम, तो 1 घंटे में कितना करें 1/6। ऐसे बी प्लस सी का 1 घंटे कार्य कितना हो जाएगा 1/10, और सी प्लस ए का 1 घंटे कार्य कितना हो जाएगा 1/7 दूनी 14, 15/2 घंटे, यानी कि 2/15 घंटे। अच्छा तीनों कितने होते हैं, तीनों का 1 घंटे काम कितना है, तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, कभी तीनों को जोड़ लो, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 2/15। लेकिन तीनों क्या आए हैं, ये आए हैं आपके, देखो ए प्लस बी जोड़ूंगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो दोनों सब चीज़ 2 जगह है, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा।
यानी कि तीनों 2a प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कितना आ गया, ये आ गया। आप एलसीएम ले लिए कितना, 60, 6 दाई 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60, तो हो गया आपका 18। सॉरी 60 क्यों ले रहे हो, 30 ले लो ना, 30 ले लीजिए। 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 30, तो 15 दूनी 30, तो ये आपका आ गया 4। 5 3 8 4 12/30। अच्छा ये बताइए, ये 2a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम है, ठीक है, 12/30। तो जब मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो काम उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी जो आपका आएगा कितना आएगा, 12/30 गुणा 2 आएगा, नहीं आएगा भाई। ये 2a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी 2 गुना काम करते हैं ना। तो ये जब खाली a प्लस बी में बचाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 12/30 की जगह क्या हो जाएगा, 12/60। आप इसको काट दिए, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, 1/5। मुझको ये बताइए, a प्लस बी प्लस सी 1/5 में करते हैं, मुझको चाहिए a, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, b प्लस सी अगर मैं घटा दूँ तो मेरा ये बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो आप यहाँ आ जाइए, a का काम बराबर, ज़्यादा नहीं लिखना है कि दोबारा से ये लिखो कि a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, सीधा लिखो a प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 1/5। और इनका अब मैं b प्लस सी घटाऊंगा तो b प्लस सी का 1/10, एलसीएम ले लीजिए आप 10, 5 दूनी 10, 1 10, ये हो जाए आपका 1/10। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उतारिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक ड्राइवर एक कार से 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए चाल दी है इसकी मीटर प्रति सेकंड में और समय दिया है आपको घंटे में। तो या तो आप चाल को घंटे किलोमीटर प्रति घंटा बना लो या फिर समय को आप सेकंड में बना लो। अब अगर आप 3 घंटे 20 मिनट के सेकंड बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा थोड़ा कैलकुलेशन बैठ जाएगी आपकी। तो अब एक काम करते हैं, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे बना लेते हैं। तो ये चाल बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा। तो 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आ गई। समय आपका कितना है, 3 घंटे प्लस 20 मिनट। अब देखिए इस मिनट को घंटे अब चेंज कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके बटे में 60 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना होगा आपका 3h प्लस 1/3h, क्योंकि 20 तिया 60 3 बार कट जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 एलसीएम 3 तिया 9 1 10, 10/3 घंटे हो गए। दूरी कितनी होती है आपकी, 4 गुना दूरी बराबर 4 गुना समय। तो चाल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपकी 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा, कट गया 18 बार, ये आपका 180 किलोमीटर आंसर। बस इतना करना था। आप इसको यहाँ भी देख सकते हो, डायरेक्ट 3 घंटे 20 मिनट का, यानी कि 3 घंटे वो 1/3 घंटा वो, तो 10/3 घंटे हो गए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मैं 36 से 3.6 से भी गुणा करके निकाल सकता हूँ, तब भी आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आए, देखिए 56 भाग 1/3 मंजिला ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस रेखा ब्रैकेट 5 प्लस 7। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में चाहूँ तो इसको इतना बोर्ड भर दूँ, लेकिन मुझे इतना बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है। आपको अप्रोच क्या लगानी है एग्जाम में, मैं उस तरह से करूँगा। देखिए 7 5 12 आपका, यहाँ पे इसकी जगह 12 लिख दिया, 12 हो गया, 9 6 15, 15 इधर हो गया, 15 में से 12 गए, आपको कितना आया, 3 आएगा, नहीं आएगा। 15 में से 12 जाएंगे आपका 3 आएगा, ये आपका 15 12 27 हो गया। माइनस का चिन्ह है आपको, तो ये वाला आप 3 घटा दो, 27 में 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 1/3 है आपका, यहाँ से 3 भाग दूंगा कितनी बार, 8 बार। तो मेरा क्वेश्चन क्या बना भी है, 56 को 8 से भाग करना है। तो 56/8 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आंसर।
इसको देखिए ऐसे नहीं कीजिए कि आप बिल्कुल पूरे का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे लिखते जा रहे, पहले 56/1/3 फिर ब्रैकेट लगा फिर आपने यहाँ पे खाली 12 लिखा। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। भाई सबसे पहले रेखा ब्रैकेट घटाऊंगा 7 5 12, 12 9 6 15, 15 से 12 घटाऊंगा 3, ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया। इतने का मान मेरा आगे इतना आ गया 3 आ गया। 15 12 27, 27 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 24। अब इतने पोर्शन का मान मेरे का 24 आ गया है। 24 का 1/3 करूंगा तो 8। अब इतने पोर्शन का मान मेरा 8 आ गया है। 56/8 7 आपका आंसर है। तो ज़्यादा लिखने से बचिए, दिमाग में सोचिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करिए। ठीक है, उतारना चाहते उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका a माइनस बी की होल घात 3 प्लस बी माइनस सी की होल घात 3 प्लस सी माइनस डी की होल घात 3 बटे 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z, ये x ये y ये z, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बटे 3xyz बन गया। अब आपको एक चीज़ पता होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर कितना होता है 3xyz। अब x प्लस वाई प्लस जेड कैसे 0 होगा देखते हैं चेक करके। x की जगह मैंने रखा a माइनस बी, वाई की जगह b माइनस सी, प्लस जेड की जगह है c माइनस ए। देखिए a प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, तो 0 आ गया। तो ये चीज़ तो पक्का हो गया कि ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है। तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3xyz। तो बस ये आपका बन जाएगा 3xyz बटे 3xyz, ये आपका आंसर है। आपको ये a माइनस बी माइनस सी माइनस नहीं लिखना है, बहुत टाइम लगेगा। और आप मुँह जबानी हो सकती है क्वेश्चन, आपको पता है कि a माइनस बी एक पद है, b माइनस एक पद है, c माइनस एक पद है, तीनों को जोड़ूंगा 0 बन जाएगा। तो 3 पहले पद गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद बनेगा। यहीं पे आप आंसर कर दोगे, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। sec की घात 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। tan की घात 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो हम इसको कुल क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं इससे, जैसा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। अब sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में हाथों हाथ खोल लेता हूँ, बाद में नहीं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो ये फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा लिखूँगा मैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हमने क्या लिख लिया tan स्क्वायर थीटा, वो sec स्क्वायर थीटा तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा के अंदर गुणा कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की घात 4 थीटा बराबर 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अगला दिया है आपका निम्न में से कौन पूर्ण घन है। संख्या लिखने से छूट गई। एक आपका दिया है 9000, एक आपका 9999, एक आपका 9260 और एक आपको दिया है 8000। अब देखिए घन कैसे पता चलेगा हमको। हम देखते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड कीजिए और उसमें 3 के जोड़े बना लीजिए, सेम संख्या उसके 3 जोड़े बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्याएं हैं, अगर मैं सबको गुणनखंड करके चेक करूँगा तो मेरा 1 घंटा तो इसमें खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या करूँगा मैं, घनमूल में 3 जीरो हैं, तो घर में 3 जीरो है तो घनमूल में 1 जीरो बचेगा। अब यहाँ से ये भी नहीं बैठ रहा है, ये किसी हालत में नहीं है। अच्छे बताइए, ये 3 जीरो है, जब इसका घनमूल करूँगा तो 1 जीरो बचेगा। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, नहीं। इसका घनमूल करूँगा तो 1 2 बचेगा, तो 1 किसका हो जाएगा 20 का घन 8000। वैसे ही आपको देख के पता चल जाएगा कि 2 का घन 8 होता है और 3 जीरो होते हैं, तो जीरो का घन करूँगा तो 3 जीरो लग जाते हैं उसके आगे। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, उतारिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कि ए भी दिए हैं और इस वृत्तखंड में 2 कोण बने हुए हैं।
x ये 60, तो आपको x का मान बताना है। अगर आपका ऐसे वृत्त है और मान लीजिए ये एक वृत्तखंड है आपका, तो इसमें जितने भी कोण बनेंगे आपके, आप चाहे कितने भी कोण बना लीजिए, चाहे कितने जी जितना आपका जी करे, ये सारे बराबर होंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, यानी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये किस वृत्तखंड में बनने हैं? इस वृत्तखंड से इस वाले वृत्तखंड में बनने हैं ना, इस वाले में। तो ये एक ही वृत्त में खंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी तो इस वृत्तखंड में बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60, x बराबर 60, ये आपका आंसर। आपको अगर इसका पता है तो आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखोगे एक वृत्तखंड में बने कोण है, ये 60 तो ये भी 60। अगला क्वेश्चन आपका साइन ए प्लस साइन बी बटे कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी बटे साइन ए माइनस साइन बी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, कोस ए माइनस कोस बी एलसीएम ले लेते हैं इसका, ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे दोनों अलग अलग हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो ये जाएगा आपका साइन ए। इसको देखिए और छोटा करते हैं। मेरे पास एक चीज़ है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह क्या है? साइन ए। बी की जगह क्या है? साइन बी। ए की जगह क्या है? साइन ए। बी की जगह क्या है? साइन बी। तो जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना हो जाएगा नहीं। अब अगला आइए, एक जगह कोस ए, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात है, ये मैं इस प्लस वाले साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक जगह लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ए है, ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस कॉमन लेके मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। क्योंकि आपका साइन स्क्वायर भी माइनस का माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा दोनों जगह। और ये आपका ये क्या चल रहा है, जो आपका किसे लिखिए, मतलब ये कोस ए माइनस कोस बी ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी के गुणा चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये माइनस का चिन्ह है। तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 0, बटे में जो भी आपका हर दिया हुआ है। ये किसी भी संख्या से अगर आप 0 को भाग दोगे तो हमेशा 0 आएगा, और किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, अनंत आएगा। इस तरह से ये होता है। तो हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 0 से भाग नहीं दे रहे, 0 को भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से, किसी पद से, तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो आपका ये आंसर 0। ठीक है, उतारिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x है, तो x स्क्वायर का मान आपको बताना है। अच्छा एक बात है, ये 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। ये होता है ना, 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं इसको ये भी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि इसका डायरेक्ट भी मान 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 17 बराबर x, ये भी कर सकता हूँ। या अगर आपको इसमें दिक्कत पड़ रही है तो इसको आप लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 17 बराबर x, तो x बराबर आपका कितना आ गया 18। उसने पूछा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर 18 का वर्ग, 18 का वर्ग होता है आपका 324, ही आपका आंसर है। इसमें भी आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 17 1 18, 18 का वर्ग करेंगे 324, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 दोस्तों में एक केक को एक एक बांटा जाता है, यदि 4 को जो है 4 लोगों को केक का क्रम से 1/8 1/6 1/12 5/12 मिले, तो 5वें का हिस्सा बताइए। और 6 बताइए, बटे में क्या है 12 12 6 8, इनका एलसीएम कितना आएगा 24। तो मैंने माना केक
24 है। मैं इसको 24 बनाऊँ तो 8 8 गुणा 3 करूँगा, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 से गुणा। इसको 6 गुणा 4 तो इसको 4, इसको 12 दूनी 24 तो इसको 2 से गुणा, इसको 12 दूनी 24 तो इसको 2 से गुणा। तो इन 4 को कितना मिल गया? तो 4 को मिला, पहले को 3, दूसरे को 4, तीसरे को 2 और चौथे को कितना मिला है? 10। तो 10 2 12, 10 2 12, 12 4 16 3 19 मिला। तो 5 को क्या मिलेगा? भाई टोटल में से आप घटा दीजिए जो 4 को मिला है, कितना? 5। इसको 5 मिला ना। टोटल कितना था आपका? माना टोटल केक था आपका 24, तो इसको कौन सा हिस्सा मिला था? 5/24, ये आपका आंसर है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो उसको x मिला तो उनको कितना, 1x/8 माइनस x/6 माइनस x/12 माइनस 5x/12। तब भी आप वही करोगे, तब भी वही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी चलिए उतारिए आप इसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? देखिए 71 73 ये अभाज्य हैं, 37 41 ये अभाज्य हैं, 3 7 ये अभाज्य है, 43 47 ये भी अभाज्य है। अब बताइए यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं दे दी, तो हम छाटेंगे कैसे? उसने हमको एक वर्ड दिया है, अभाज्य संख्याओं का युग्म। कोई भी दो ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच मात्र एक और एक ही सम संख्या हो, वो अभाज्य युग्म कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या अभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। अब देखिए इसके बीच में क्या एक सम संख्या आएगी? नहीं, 4 और 6 आएगी। इसके में आपके 44 46 आएगी, इसके में आपके आएगी 38 आएगी, 40 आएगी। लेकिन एक 73 और 71 ऐसे जिनके बीच मात्र और मात्र 72 एक सम संख्या आएगी। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म, अगर अभाज्य संख्या बोलते तो सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? जिनके पीछे मात्र और मात्र केवल एक सम संख्या है, तो वो जो युग्म होता है अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, केवल इसके बीच में एक सम संख्या है, तो ये अभाज्य संख्याओं का युग्म हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर 157.5 मीटर की गाड़ी एक दूसरे को 9.3 सेकंड में पार करती हैं, दोनों की संयोजित चाल बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये गाड़ी x मीटर लंबी है और ये y मीटर लंबी है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को पार करूँगा तो कुल दूरी कितनी पार करेंगे? जब एक इसका इंजन ही है, इसका इंजन ही है, इसको ऐसे करूँगा y को, तो इनकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये x + y ये हो जाएगी ना। तो बस दोनों की कुल दूरी या कुल लंबाई दोनों की कुल लंबाई कितनी आ गई आपकी? 152.5 + 157.5, तो ये आपके 5 5 10 7 2 9 1 10 5 5 10 1 11 1 1 3 310 मीटर। कितनी है इनकी दोनों की लंबाई? 310 मीटर। अच्छी बात है ये। अब कितने सेकंड में पार कर रही है? 9.3 सेकंड में, 4 मीटर में है, सॉरी दूरी मीटर में है, 4 सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। बस तो हम लिखेंगे दूरी बराबर संयोजित चाल है ना। अब एक चीज़ और है, इसकी चाल b थी b2 और इसकी चाल थी b1। जब एक ही दिशा में आती हैं, यानी कि समान दिशा में, तो आपका घटता है b1 - b2, और विपरीत दिशा में चाल आपका जुड़ जाता है b1 + b2। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, समान दिशा में चाल घट जाता है। तो विपरीत दिशा में चाल आपकी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? मान लीजिए इनकी चाल हमने x + y मान ली, ये चाल दूरी कितनी होगी इनकी? 310
समय कितना हो गया आपका 9.3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, 3 और 1 4, हाँ ये हो रहा है 31 से 3 बार। तो बस आपका कितना आ गया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलवाएगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 100/3 में 18/5 से गुणा करूँगा। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 और किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5। तो मीटर प्रति सेकंड में तो चाल आ गई, लेकिन वो किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे चाल पूछता है तो आप कितनी बार काटेंगे, 3 छंग 18 और 20 पंजे 100, तो कितनी आएगी आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। उतार इसको फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मैंने 25,000 निवेश कर एक दुकान खोली, 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% अन्य खर्चों पर खर्च किया। निवेश की शेष राशि बताइए। पहली बात तो मैंने कोई दुकान ही नहीं खोली, ठीक है, लेकिन चलिए किताब वाला कह रहा है, एग्जामिनर ने बोला है, उसने खरीदी होगी। 25,000 निवेश कर दुकान खोली, 30% दुकान की फिनिशिंग पर, 20% का सामान ले आया होगा, तो बाकी उसके पास कितने बचे। देखिए प्रतिशत आपको जहाँ दिखाई दे प्रतिशत, उसकी वैल्यू 100 मानते हैं, ठीक है, होता ही 100 है प्रतिशत। अभी बताइए 100 रुपये में से 30% यानी 30 रुपये फिनिशिंग पर, 20 रुपये अन्य पर, तो टोटल कितना खर्च हो गया, कुल खर्च 30 + 20 बराबर 50। तो शेष कितना बचा, टोटल 100 था, 50%। 50% तो क्या लिखते हैं, 1/2। तो मेरे पास 25,000 रुपये थे, 50% खर्च कर दिए, 50% मेरे पास बचे, यानी कि आधे बचे मेरे पास, जितने पहले थे उससे आधे। तो 25,000 का 1/2 करोगे आप, तो 1/2 × 25,000, ये आप काटोगे कितने बार, 50 बार, 25 पंजे 125, ये आ गया 12,500, 12,500 रुपये। आप इसको मौखिक भी कर सकते थे भाई, 30% खर्च किए फिनिशिंग पे, 20% एक्स्ट्रा पे, 50% खर्च किए, 50 खर्च किए तो 50 बचे होंगे, और टोटल वैल्यू मेरी 25,000 है, तो 50% आधा है, यानी कितना हो जाएगा उसका 12.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर 1/7 की हानि होती है, पेन को 189 रुपये में बेचने पर क्या लाभ होगा। ठीक है, हानि अगर मैं देखूं, हानि बराबर क्या हो रही है, 1/7, यानी कि 7 रुपये पे 1 रुपये मेरी हानि है। एक तो आपको ये पता होगा कि हानि और लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हानि का मतलब क्या है कि 7 रुपये थे मेरे पास, 1 रुपये की हानि हो गई, तो ये मेरा कितना हो गया, क्रय 7, ये क्या हो गई, हानि। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई चीज़ 7 रुपये में खरीदी, आपको 1 रुपये की हानि हुई उसे बेचने में, तो आपने कितने रुपए की बेची होगी भाई, 1 रुपये की हानि हुई, 7 की थी तो 6 की बेची होगी ना, तो आपका किराया कितना आ गया, 6 रुपये, सॉरी विक्रय। आपकी जो 7 रुपये की जो चीज़ आपने खरीदी थी, 1 रुपये हानि के साथ बेचोगे तो आपका विक्रय कितना आएगा भाई, 6। 7 की थी, 6 में बिके, मतलब 1 रुपये नुकसान आ गया। ऐसा सौदे में क्या फ़ायदा। लेकिन 6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी आपको क्वेश्चन में, 144, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 24 से, वो 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगी आपकी। अब 1 की वैल्यू 24 है, मेरा क्रय मूल्य कितना था, 7 यूनिट था ना, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 × 7, 168। अब ये मेरा क्रय बन गया, ठीक है। अब मेरा क्रय क्या था, 168। विक्रय मूल्य कितना है, नया विक्रय 189। 168 की चीज 189 में बेच रहा हूँ, तो सीधी सी बात है लाभ तो हुआ होगा, तो लाभ कितना हुआ होगा मुझे, 189 - 168, 21 रुपये का लाभ हो गया। देखिए ये सौदा बढ़ गया है, यहाँ पर जबरदस्ती 6 रुपये में 1 रुपये का नुकसान उठा रहे थे 7 रुपये में, तो ये हो गया 21। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका आएगा, लाभ
चलिए फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, लाभ बटे क्रय गुणा 100%। तो लाभ आपका 21, क्रय आपका हो गया 168, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 100, 21 से काटोगे 8 बार तो 100/8, 100/8 की वैल्यू आपकी होती है 12.5%। ये बढ़िया, बस 12.5% का लाभ हो गया उसको। पहले उसको 1 रुपये हानि हो रही थी 7 रुपये पे, अब बोला नहीं 144 में नहीं बेचूंगा मैं तो 189 ही बेचूंगा भाई, लाभ कमाना है मुझे। कितना लाभ आपका? 12.5%। ठीक है, चलिए उतारिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9/16 बट बड़ा है 13/24। कौन सा सही है ये बताना है। एक कंडीशन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब हमको कैसे पता चले भाई? इनका अगर हमें मान पता चल जाए तो हमको एकदम पता चल जाएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अच्छा 16 से 9 को भाग दूंगा, कितनी लंबी चौड़ी पड़ेगी? पॉइंटर में आएगी। 13 को 24 से भाग दूंगा और खतरनाक आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ भी 16/24, यहाँ भी 16/24, यहाँ भी 16/24 और यहाँ भी 16/24 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका हर बराबर कर लेता हूँ। अच्छा अगर इसको 3 से गुणा कर दूँ, इसको 2 से, तो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, तो 9 × 27/26 और 13/24। मेरे पास अभी 2 नंबर आ गए, 2 भिन्न आ गए। अच्छा ये बताइए, सॉरी गलत करिए ना, 9 × 27, 27/48 और 13 दूनी 26/48। ठीक है, ये 2 भिन्न आ गए मेरे पास। अब एक बात बताइए, अगर हर बराबर हो तो कैसे पता चले कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है? तो अगर हर बराबर हो तो उनके अंश देख लो, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी है। अब यहाँ देखिए 27 बड़ा है कि 26 बड़ा है? 27 बड़ा है, एक छोटा सा बच्चा बता देगा। तो ये चिन्ह किधर लग जाएगा? इधर। ना तो ये ऐसे लगेगा, ना ऐसे लगेगा, ना बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि 27 बड़ा है 26 से, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, बाकी आप छोड़ दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया आपका, एक त्रिभुज है ये आपका, जिसके शीर्ष 1/2 -4 -4 -3 एंड 4 को मानेंगे। ये त्रिभुज है आपका कोई भी। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया क्वेश्चन। मान लीजिए 1,2, ये -4, -3 है, 4,1 है। अच्छा मैं इनको मान सकता हूँ x1/1, x2/2, x3/3। कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अगर आपको इस तरह से दिए हों 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो सवाल में क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लग जाओगे, बहुत दिक्कत पड़ेगी। इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाएगा। ठीक है, तो 1/2, x1 आपका 1, y2 आपका -3, y3 आपका -1 प्लस x2 आपका आ गया -4 और यहाँ पे आपका क्या आया y3 आपका है, सॉरी है ना, y3 आपका 1 -y1 आपका 2 प्लस x3 का मान 4 है, y1 का मान आपका 2 -y2 का -3 है। इतना कंप्लीट हो गया ना आपका। देखिए ये कितना हो गया आपका 1/2, -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4। 1 से गुणा करूँगा तो -4 बन जाएगा। ये -4 है, तो इधर कितना बन जाएगा? -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1 ही गुणा में बचेगा इसके। अभी देखिए -3 और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 2 + 3, तो आपका ये हो गया 1/2। और देखिए -4, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, 4 गुणा 5। या तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1/2, 5 × 20,
10 इकाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप एकदम कर लोगे। तो बताइए इसको फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 1,60,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही पूछ लो। देखिए आर बराबर कितना दिया आपको, 10% वार्षिक ही दिया ना, अर्धवार्षिक कितना आएगा आपका भाई, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो अर्धवार्षिक में आपकी दर हो जाएगी R/2 यानी कि 10/2 बराबर 5%। ठीक है, समय t बराबर दिया आपको 2 वर्ष। अब 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, तो यहाँ पे आपका अब कितना हो जाएगा, t बराबर 4 अर्धवार्षिक। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से बना हमारा कि 1,60,000 पर 5% की दर से 4 वर्षों के लिए क्या ब्याज आएगा। तो ब्याज क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे P दिया है आपको कितना, 1,60,000, इसको मूलधन को हम P बोलते हैं। तो देखिए P हो जाएगा ये 1 प्लस दर कितनी है आपकी 5, P का मान मत रखो क्योंकि 1,60,000 कहाँ तक लिखोगे, तो इसको P रहने दो आप। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। तो 5/100 की घात 4 माइनस P, यहाँ से P को मैं ले लेता हूँ और ये काट दो, 5 ही का ना 5, 20×5 100, तो 1 प्लस 1/20 माइनस 1, क्योंकि मैंने ऐसे P को मैं ले लिया। 20 ही का ना 20 और 1 21, सॉरी घात 4 भी है, इधर आ जाइए। तो ये कितना हो जाएगा, P 21/20 की घात 4 माइनस 1, ये बन गया आपका। अब देखिए 21/20 की घात 4 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि 21/20 की घात 2 और इसकी घात 2 लिख सकता हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। तो 21 का वर्ग कितना होता है, 841, सॉरी 441, 441 और 20 का कितना होता है 400, मैं इसको लिख सकता हूँ ये। तो ये तो कंफर्म हो गया आपका कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P 441/400 की घात का वर्ग माइनस 1। अच्छा मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ स्क्वायर। अब आपको a² माइनस b² हो गया। ठीक है, चलिए इधर पहले से डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, P ये हो गया आपका 441 की घात 2 माइनस 400। तो एलसीएम लूँगा भाई, एलसीएम लूँगा तो 400 नीचे आ जाएगा, इधर गुणा में 1 के पहुँच जाएगा ना। तो चमक रहा है बोर्ड पे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका P पूरी एक बार जोड़ लीजिए, a + b - b करके प्लस 400/400, एक बार घटा लीजिए 441 माइनस 400/400। तो ये चीज़ होगी आपकी P, यहाँ पे हो गया आपका गुणा में कितना 400, 841/400 गुणा 441 में 400 घटाऊंगा 41/400। अच्छा 400 की गुणा करूंगा तो 1,60,000 बनेगा। 1,60,000 मेरा P है, तो मैं इस P को इस 400 से काट दूंगा, तो मेरा ब्याज कितना आएगा 841 गुणा 41, एक बार 40 से गुणा कर लीजिए, 0 4 का 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 33, प्लस एक बार 10 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1 से, तो आपका 841 हो जाएगा। गुणा मैंने कैसे की है, मैंने इसको 41 को 40 + 1 में खोल लिया, तो 40 के 841 से गुणा करी 33,740 प्लस 1 जो बचेगा उसके 841 से गुणा होगा, ये आएगा 841। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 1 4 4 8
8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 3। तो यही आपका ब्याज है, ये आपका आंसर। ठीक है, करिए इसको उतारिए। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, 2 इनलेट पाइप यानी कि जो टंकी भरते हैं ए एंड बी, एक खाली टंकी को 22 घंटे और 23 घंटे भर सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? ये 2 तरीके से हम करेंगे। देखिए, पहला तरीका आप देख लीजिए भाई, एक का 1 घंटे में, ये 1 घंटे में भरेगा कितना? 1/22। बी 1 घंटे भरेगा कितना? 23 नहीं, 33 है, 33 है। ठीक है, ए 1 घंटे भरेगा 1/22 भाग, बी 1 घंटे भरेगा 1/33 भाग। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/22 प्लस 1/33 यानी कि 66 आपका एलसीएम आ गया। 22 या 66 और 33 दूनी 66, 5/66। अब मान लीजिए ये तो 1 घंटे में भरते हैं 5/66 भाग। मैंने क्या किया, इनको x घंटे चलवाया, दोनों को x घंटे चलवाया। ए प्लस बी x घंटे में भरेंगे कितने? 5x/66। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको टंकी कितनी भरनी है? पूरी 1 भरनी है। टोटल कितनी टंकी भरने का काम करना है उनको? 1। लेकिन उसने मुझसे क्या कहा था कि हमने 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। लेकिन हमने क्या किया कि ए को बंद ही नहीं किया, जब तक टंकी भरती है तब तक हमने चलाया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए को भी चलाता रहूँ 3 घंटे तक लगातार, तो ए ने 3 घंटे में कुछ भाग भरा होगा। भाई ए ने 3 घंटे में कितना भरा? 3/22। 1 घंटे में 1/22 भाग, तो 3 घंटे में 3/22 भाग। तो टंकी का कुल भाग कितना भरा? टंकी भरी बराबर, जब मिलके भरेंगे ए प्लस बी ने टंकी भरी कितनी? 5x/66। लेकिन वैसे कितनी भरी उन्होंने? एक तो कुल भरनी थी टंकी, प्लस 3/22 जो हमने ए को फालतू चला दिया, बंद करने के लिए बोला था, हमने बंद नहीं किया। तो आगे कराऊंगा दूसरे तरीके से, लेकिन प्लीज को समझ लीजिए। तो आप इसको एलसीएम 22 लोगे तो ये जाएगा 22 का ना 22 3 25/22। ठीक है, तो 5x/66 बराबर 25/22। 5 से काट लीजिए 5 × 5 = 25 और 22 से काट लीजिए 22 × 66। तो x बराबर आपका 5 या 15। इतना हो गया। अच्छा, एक बात है, ये यहाँ से आ जाइए। ए 1 घंटे भरेगा 1 भाग, बी 1 घंटे भरेगा 1/33 भाग। तो ए x घंटे में कितना? x/22। बी x घंटे में x/33। लेकिन उसने क्या कहा है कि ए कितना चला है? x घंटे ना चल के ए कितना चला है? 3 घंटे कम, यानी कि ए x - 3 घंटे भरेगा कितना? x - 3/22। भाई 1 घंटे में 1/22, तो x घंटे में x/22। 3 घंटे कम चला है तो x - 3 घंटे में x - 3/22। बस दोनों का काम आप जोड़ दो। x - a + b बराबर x, ए का x - 3/22, बी का x/33 बराबर, टोटल काम करना था हमको कितना? 1। क्या तो कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ से एलसीएम ले लिया आप 66, तो 22 या 66, 3x - 3 + x बराबर 1। अंदर गुणा कर दीजिए, 3x - 9 + x बराबर 66 की। 66 की इधर जाके गुणा करूंगा तो 66 हो जाएगा। 66 का 66, 3 और 1 सॉरी 33 दूनी 66, 2 आएगा ना। तो 3 और 2 x को एक साथ जोड़ो, 3 और 2 5x, ये माइनस को 9 है, इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 9। 66 + 9 बराबर 75। x बराबर आपका कितना आ गया? 75/5
5, एक्स और आपका आगे कितना 15 घंटे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1 घंटे 5/6 बढ़ते हैं दोनों। और उसने क्या किया कि 3 घंटे में एक और चला दिया था, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए उतार दिया इसको। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है आपका भी है ये लास्ट क्वेश्चन आपका। क्या 94 नंबर डल गया। 25। एक टीवी दिल्ली में X रुपये में बिकता है, यानी दिल्ली में उसका मूल्य कितना है, X रुपये है। एक डीलर को किसी ने फ़ोन करके बता दिया भाई चंडीगढ़ में सस्ता मिल रहा है, यहाँ से मत कर दो दिल्ली से। तो उसने क्या किया, चंडीगढ़ गया और 20% सस्ते में, दिल्ली के मूल्य से 20% सस्ते में खरीद लाया। 600 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो गए उसके। फिर भी उसने 100/7% लाभ पर भेजा टीवी को। तो उसका जो दिल्ली में मूल्य है F, उसका मान बताना है आपको। देखिए इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 1/5, क्योंकि 20% बराबर 20/100, 1/5 से लिख सकता हूँ ना। तो छूट का मतलब क्या है, 20% छूट का मतलब है कि 5 की वस्तु 4 में। भाई 5 रुपए की वस्तु 4 में लूंगा तभी तो मुझको, देखो ये छूट है मेरी। तो 5 रुपए की थी, अगर छूट मेरी 1 रुपए है तो मुझे वो वस्तु कितने पड़ी होगी, 4 रुपए में पड़ी होगी ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके रेफरेंस से बोल रहा है वो, दिल्ली के मूल्य से। यानी कि अगर दिल्ली का मूल्य 5 है, अगर यदि माना दिल्ली में मूल्य 5x है, तो चंडीगढ़ में कितना है भाई 4x। भाई 20% छूट का मतलब है 20/100 1/5, तो 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये की छूट। तो दिल्ली में 5 रुपये की वस्तु थी, मैं चंडीगढ़ में 4 रुपये की पड़ी मुझको, क्योंकि उसने कहा है कि दिल्ली के मूल्य से। अब इतना हो गया आपका। अभी बताइए 600 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो उसे चंडीगढ़ में कितना पड़ गया ट्रांसपोर्ट सहित, 4x + 600, ये पड़ गया ना उसका। उसने बेचा कितने का, 100/7%। अच्छा 100/7% का मतलब क्या है, 100/700 यानी कि 1/7। इसका मतलब क्या है, 7 रुपये पे 1 रुपया लाभ है। 7 पर 1 रुपया लाभ। तो अच्छा 7 रुपये की चीज़ कितने बिकेगी भाई, 7 रुपये पे 1 रुपया लाभ बिका है मेरा, 1 रुपये लाभ से। तो चीज़ कितने में बिकी होगी, 8 में बिकी होगी ना। 7 रुपये की चीज़ 8 में। बस तो आप इसको रख दीजिए दिल्ली बटे चंडीगढ़, दिल्ली के बटे में चंडीगढ़ ले आओ। मैं खरीदा कि दिल्ली में कितना था 5x, चंडीगढ़ में उसको पड़ा 4x + 600 बराबर। अभी देखिए 7 रुपये की थी, चंडीगढ़ से खरीदी तो मैंने कहा 7 हो गया ना। 1 रुपये लाभ के साथ बेच दी मैंने, तो 1 रुपये लाभ के साथ कितने हो गए मेरे, 8 रुपये में बेच दी। इसकी गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35x बराबर 8 × 4 = 32x + 8 × 6 = 4800। इधर लाके घटाऊंगा तो आएगा आपका 3x बराबर 4800। भैया x बराबर कितना आ गया आपका 1600। क्या पूछा है उसने, x। अभी आप ये कहोगे कि नहीं जी x का मान तो हमारा 1600 आ गया। नहीं, x क्या है, दिल्ली में बिकता है। ये x थोड़ा समझ से एक गलती ये हो गई कि चलिए आप इसको एक काम करिए, इसको चेंज करके ए रुपये मान लीजिए, आपको एकदम आसान पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए ठीक है। तो दिल्ली में ए रुपये में बिकता था, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5x है ना। x की वैल्यू 100 आ गई, तो ए की कितनी आ गई 5 गुणा x की 1600 आ गई, तो ए की कितनी आ गई 5x की 5 गुणा 1600, 16 पंजे 80, 8000। यानी कि दिल्ली में वो जो टीवी है 8000 रुपये में बिकता है।
चंडीगढ़ से सस्ते में लाया था, 600 रुपये उसमें खर्च कर दिए। और आप देख सकते हो 8:7 का अनुपात कैसा है। अभी दिल्ली में कितनी 8,000 की, चंडीगढ़ में 8,000 का 20% छूट के हिसाब से 8,000 का कितना हो गया, 80/100, 2 जीरो से कट गया 8/64, 6400 हो गया। पहला 600 रुपये भाई साहब ने ट्रांसपोर्ट में तो दिए थे, तो कितने 7,000 का पड़ गया। फिर भी अभी फ़ायदा है उसको, भाई 7,000 रुपये की चीज़ थी, दिल्ली में 8,000 की थी। देखिए आ गया आपका 8/7, यानी दिल्ली में 8, चंडीगढ़ में 7, तो कितने रुपए का लाभ हुआ भाई साहब को, 1 रुपये का कितने पर 7 पर, तो यही आ गई ना आपकी दर। परसेंट लगाऊंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, 100/7%। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी नोबेल प्राइज़ की, मैं जानता हूँ उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर वो मेरी पहली वीडियो थी, इतना ज़्यादा समझ से नहीं बनाई मैंने, मतलब कंटेंट उसमें बेहतरीन थे, तो मैं मानता हूँ कंटेंट में से कोई कमी नहीं थी। अगर आप उसको सुन भी लोगे ना एक बार, तब भी आपकी स्टोरी याद हो जाएगी, पूरी नोबेल प्राइज़ आपके याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमने क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखो, और आगे हम और क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा किसी चीज़ में दिक्कत पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ को सुधारने में। तो आज की क्लास ये कंप्लीट हुई है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो, बेहतरीन है ही क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, शक भी नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे इसको ध्यान से तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी पूछे जाते हैं और किस किस तरह से हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं आप अगली क्लास में। जय हिंद, जय मां सरस्वती।